हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए जो हमारा ज्योग्राफी की सीरीज है, ज्योग्राफी की सीरीज में हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है पृथ्वी के परिमंडल। हम डिस्कस कर रहे थे वायुमंडल को। वायुमंडल का एक पार्ट हमने कल डिस्कस कर लिया था, एक पार्ट हम आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखिए कल हमने देखी थी वायुमंडल की परतें, ठीक है। परतों में हमने देख ली थी कौन कौन से सौरमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। तो आज हम देखेंगे गैसों का संगठन कि वायुमंडल में जो हमारे गैसें हैं उनका संगठन क्या है, कैसे कैसे है, ठीक है। और गैसों के साथ भी और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे वायुमंडल में है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे वायुमंडल में प्रमुख गैसें कौन कौन सी है, ठीक। प्रमुख गैसें कौन कौन सी है जिन्हें स्थायी गैसें भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, ठीक है। हम मुख्य रूप से इन्हीं चार जो गैसें हैं, इन्हीं चार गैसों को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो गैसें हैं वो यही गैसें हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए जो हमारा वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में सिर्फ गैसें ही नहीं पाई जाती हैं, गैसों के साथ साथ कुछ धूलकण भी पाए जाते हैं, ठीक है। जलवाष्प भी पाई जाती है जो कि हमारे वायुमंडल का ही एक भाग है। तो पहले हम जलवाष्प को और धूलकण को, इन दोनों चीजों को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं और जो गैसें हैं गैसों को फिर आराम से बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए वायु द्रव्यमान की, जो हमारी वायु है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी वायु है उस वायु का द्रव्यमान जो होगा वो पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक 99% है, ठीक है। हमने देखा था, कल हमने पढ़ा था कि जो गैसें हैं, जो हमारे वायुमंडल में गैसें हैं, वो जब ऊंचाई बढ़ती है तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वो विरल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। कि जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाना शुरू होगी तो वो विरल होना शुरू हो जाती है, समाप्त होना शुरू हो जाती है। तो यही यहाँ बताया गया है कि जो वायु का द्रव्यमान है वो पृथ्वी सतह से लेकर 32 किलोमीटर ऊंचाई तक, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी सतह है, पृथ्वी सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो वायु का द्रव्यमान है वो 99% पाया जाता है, ठीक है। कि ज्यादातर परसेंट जो है, ज्यादातर गैसें इसी दूरी में पाई जाती है, पृथ्वी सतह से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक, पृथ्वी सतह से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक, ठीक है। उसके बाद 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब हम चले जाते हैं तो वहां ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो पर्वतारोही हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? इसलिए लेकर जाते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती शुरू होती है तो जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये दोनों गैसें समाप्त हो जाती है, ठीक है। कि जब जैसे ही आप 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो उसके बाद में आपको ना तो जलवाष्प मिलेगी और ना ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, ठीक है। फिर देखिए अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जलवाष्प को। जलवाष्प जो है एक परिवर्तनीय गैस है, ठीक है, परिवर्तनशील गैस है। ऊंचाई के साथ में ये कम होती जाती है, ठीक है। कि जैसे जैसे ये ऊंचाई पर जाएगी, जैसे जैसे ये ऊपर उठेगी तो ये कम होती चली जाएगी, ठीक है। इसकी मात्रा कम होती चली जाएगी, ठीक। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये हवा के आयतन का 4% जलवाष्प मिलता है, ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होंगे। और जो ध्रुवीय ठंडे प्रदेश होंगे वहां 1% से भी कम हवा के आयतन का मिलता है जलवाष्प, ठीक है। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर हवा के आयतन का 4% जलवाष्प मिलता है और जो ध्रुवीय या ठंडे प्रदेश है वहां हवा के आयतन का 1% से भी कम जलवाष्प मिलता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हमें पता है कि देखिए ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री है ये, और यहाँ पर हमें पता है ये कैसा क्षेत्र है, वो गर्म क्षेत्र है, ठीक है। तो जब गर्म क्षेत्र है, दूसरा यहाँ समुद्री भाग भी है, ठीक है, समुद्री भाग भी है, गर्म क्षेत्र भी है, तो क्या होता है कि पानी जो है वो ज्यादा मात्रा में उड़ता है, जलवाष्प बनकर पानी ज्यादा मात्रा में उड़ता है, ठीक है, गर्म क्षेत्र के कारण। तो इसलिए यहाँ कितना पाया जाएगा? वो हवा के आयतन का 4% पाया जाएगा। जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेशों में क्या होता है? ठंडे प्रदेश है, यहाँ सूरज यहाँ पर नहीं सूरज इतनी रोशनी यहाँ नहीं दे पाता, सूरज यहाँ उतनी ऊर्जा नहीं दे पाता है जिससे कि जलवाष्प का भारी मात्रा में जलवाष्प का निर्माण हो, और इसीलिए यहाँ जलवाष्प ठंडे प्रदेशों में कैसी होती है? हवा के आयतन का 1% से भी कम होती है, ठीक है। उसके बाद विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प कम हो जाती है। रीजन वही है, क्या है
कि यहाँ गर्म प्रदेश है, गर्म प्रदेशों में जलवाष्प, सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है और जलवाष्प ज्यादा बन रही है, ठीक है। और जैसे जैसे आप ध्रुव प्रदेशों की ओर जाएंगे तो क्या होगा कि सूरज की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ना शुरू होंगी और एक जगह ऐसी आएगी कि जहाँ सूरज की किरणें होंगी ही नहीं, तो जलवाष्प क्या है, जलवाष्प अपने आप ही कम बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ये कैसी हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है जलवाष्प। फिर जलवाष्प को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का कंबल कहा जाता है, और इसे ये भी कहा जाता है कि जो जलवाष्प है वो पृथ्वी के ताप को संतुलित रखने का कार्य करती है, ठीक है। कैसे करती है ये, पृथ्वी का कंबल इसे क्यों कहा जाता है और ये किस प्रकार से पृथ्वी के ताप को संतुलित रखती है, ठीक, वो देख लेते हैं हम। तो क्या होता है कि जब दिन होता है, ठीक है, दिन के समय जब सूरज से किरणें आती है, ठीक है, सूरज से गर्मी आती है, ऊर्जा आती है, तो जो जलवाष्प है, जलवाष्प सूरज से निकलने वाली थोड़ी ताप को, थोड़ी गर्मी को अपने अंदर सोख लेती है, ठीक है, अपने पास इकट्ठा कर लेती है, सोख लेती है। और फिर जब रात होगी तो रात में क्या होगा कि रात में जो पृथ्वी से निकली हुई गर्मी होगी, ठीक है, पृथ्वी से निकला हुआ ताप होगा, उसे भी अपने अंदर सोखने का कार्य करती है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि दिन में जो हवा गर्म हुई थी, जो जलवाष्प गर्म हुई थी, जिसने गर्मी ली थी, रात को पृथ्वी का ताप उसने लिया, और इससे क्या होता है, इससे जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ताप संतुलित रहता है, ठीक है, पृथ्वी के ताप में संतुलन रहता है इससे, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी का कंबल कहा जाता है, ठीक है, पृथ्वी का कंबल। तो ये तो थे जलवाष्प के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं धूलकण। धूलकणों में क्या क्या शामिल होता है, समुद्री नमक, राख, धुआं, इस तरह की ये जो चीजें हैं ये सभी धूलकण कहलाते हैं, ठीक है। इनका जो सर्वाधिक जमाव होगा वो सर्वाधिक जमाव कहाँ होता है, उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में होता है। उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश कौन से हैं, जो हमारे मकर रेखा से नीचे तक के प्रदेश है, अंटार्कटिक तक के, उसमें जो हमने देखे थे शीतोष्ण प्रदेश देखे थे, शीतोष्ण में ही कुछ भाग उपोष्ण प्रदेशों का भी होता है, ठीक है। वो मैं आगे आप लोगों को क्लियर कर दूंगी अभी, क्योंकि मुझे सारी चीजें डीपली आपको पढ़ानी है। ये तो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दिखा रही हूँ चीजों का कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे, क्योंकि मैंने जो क्लासेस स्टार्ट की है वो ये समझ के स्टार्ट की है कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो समुद्र धूलकण है, धूलकण में समुद्री नमक, राख, धुआं, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। और इसका जो सर्वाधिक जमाव है वो उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में जो सूखी हवा चलती है उसके कारण इसका जो जमाव है वहां पर सबसे ज्यादा होता है, ठीक। तो देखिए ये तो हमने दो चीजें देख ली, एक तो जलवाष्प देख लिया, दूसरा धूलकण देख लिया। अब हम देख लेते हैं जो हमारी गैसें हैं, मुख्य महत्वपूर्ण रूप से जो 4 गैसें, इन गैसों का संगठन देख लेते हैं कि ये गैसें कैसे कैसे, मतलब हमारे जो वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में इनकी क्या क्या भूमिका है, ठीक है। तो देखिए अब हम देख लेते हैं जो सबसे पहली हमारी गैस है वो है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का हमें पता है कि हमारे वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी है, 78.8% है, ठीक है। वैसे इसे लमसम में 71% लिखा जाता है, लेकिन मैंने ये डाटा एनसीईआरटी से लिया है, वहां पर एग्जैक्ट डाटा यही दिया हुआ 78.8%, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए ये जो गैस है ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस होने का क्या मतलब है कि जो ये गैस है ये सामान्य परिस्थितियों में किसी भी चीज के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। कि ये क्या है, नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस से हमारा अर्थ क्या होता है कि सामान्य परिस्थितियों में ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है, किसी भी तत्व के साथ में मिलके। फिर ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन का मुख्य घटक होता है, ठीक है। इसके बिना जीवन हमारा जो है वो संभव नहीं है। किसकी घटक है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन की मुख्य घटक है, कौन सी, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद ये दहन नियंत्रक का काम करती है। अगर हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस ना होती तो ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है आपको पता है, तो ऑक्सीजन के कारण अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन ज्यादा होती, नाइट्रोजन गैस ना होती, तो आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। ये नाइट्रोजन गैस ही है जो ऑक्सीजन गैस पर नियंत्रण रखती है। किस समय, जब कहीं आग लग जाती है तो आग का नियंत्रण करने के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद ये भोजन संरक्षण में काम आती है, ठीक है। कि भोजन संरक्षण में जो हम चिप्स के पैकेट लेते हैं उसमें गैस भरी रहती है, हवा भरी रहती है, वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस ही होती है, ठीक है। और उसको किस लिए भरा जाता है, ताकि जो उसके अंदर पदार्थ है, उसके जो सामान है, वो सामग्री किसी और चीज के साथ अभिक्रिया ना करे, वो खराब ना हो, ठीक है। खाद्य संरक्षण के लिए इस गैस का यूज किया जाता है।
फिर इसका क्रायोजेनिक उपयोग है। क्रायोजेनिक उपयोग कैसे है कि जो हम ब्लड बैंक में रक्त देते हैं, खून देते हैं, ठीक है, या बहुत से लोग अपनी जो प्रजनन कोशिकाएं हैं, प्रजनन कोशिकाओं को सीज करवा लेते हैं, फ्रीज करवा लेते हैं, उन सबको फ्रीज करने के लिए, ठीक है, या रक्त को, जो हमारा खून है, खून को फ्रीज करने के लिए, सही रखने के लिए, उसका संरक्षण रखने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है? नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन गैस से हानियां क्या है? देखिए, अगर नाइट्रोजन गैस शुद्ध मात्रा में हमारे पास है, ठीक है, तो शुद्ध मात्रा में अगर नाइट्रोजन गैस है तो उसकी कोई हानि नहीं है। नाइट्रोजन गैस हानि कब पहुंचाती है? नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं वो व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। शुद्ध नाइट्रोजन गैस हानिकारक नहीं है, इसके जो यौगिक हैं वो समस्या प्रदान करने वाले हैं। कैसे? देखिए, जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होते हैं शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। कौन? शक्तिशाली जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है। कौन? जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, ठीक है, वो शक्तिशाली जीएचजी को, ग्रीन हाउस गैस को के लिए एक शक्तिशाली गैस है और वो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। फिर जो अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, अम्लीय वर्षा में भी नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं? जब अम्लीय जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो जब उन्हें नमी मिलती है तो नम वातावरण में वो नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और इससे जो इमारतें होती हैं, इमारतों को नुकसान पहुंचता है। आपको पता होगा कि जो ताजमहल है, ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि ताजमहल का रंग खराब होने लगा, ऊपरी परत खराब होने लगी है, तो वो इसी अम्लीय वर्षा की ही मेहरबानी है, ठीक है। फिर सुपोषण या यूट्रिफिकेशन। सुपोषण क्या होता है कि देखिए, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का यूज हम यूरिया में भी करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का जो बड़ा प्रयोग है वो यूरिया में भी होता है। जो खेतों में यूरिया खाद डाली जाती है, तो देखो, जब खेतों में यूरिया खाद डाली जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे हम खेतों में पानी देते हैं या बारिश आती है तो बारिश से जो बारिश का पानी होगा वो जलाशयों में चला जाता है। जलाशयों में जाकर तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के कारण ही क्या होता है कि जो जलाशय होते हैं वहां पर शैवाल बड़ी मात्रा में पैदा होने लगते हैं, शैवालों का प्रस्फुटन होने लगता है, ठीक है, शैवाल बड़ी मात्रा में बढ़ने लगते हैं और जब वो शैवाल बढ़ते हैं तो उससे जो वहां के जलीय जीव जंतु हैं वो उनको नुकसान होता है, ठीक है, जलीय जीव जंतु मर जाते हैं और या उनका नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो जो सुपोषण है, यूट्रिफिकेशन क्या है? यूट्रिफिकेशन एक तरह से जलीय निकायों में जो पोषण की अधिकता हो जाती है, ठीक है, कि जो जीवों को या वहां की जो वनस्पतियां हैं, जलीय निकायों की जो वनस्पतियां हैं, उनको अधिक मात्रा में पोषण मिलना शुरू हो जाता है जिससे कि वहां पर शैवाल भारी मात्रा में पैदा होने लगते हैं, ठीक है। और ये होता है क्या? सुपोषण या यूट्रिफिकेशन। इससे क्या होगा? जलीय निकायों के जीव जंतु मर जाते हैं, ठीक है, जलीय निकायों को नुकसान होता है। फिर इसमें और कुछ प्रमुख शब्दावली हम देख लेते हैं कि स्थिरीकरण क्या होता है, ठीक। स्थिरीकरण क्या होता है कि राइबोजियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, राइबोजियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि वायुमंडल नाइट्रोजन को अमोनिया गैस में बदल देता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्थिरीकरण कहते हैं। दूसरा है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होगा? अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना। स्थिरीकरण नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना, नाइट्रीकरण अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना, ठीक है। फिर विनाइट्रीकरण क्या होगा? विनाइट्रीकरण होगा कि जो मिट्टी के नाइट्रेट है वो गैस बन जाते हैं और वायुमंडल में मिल जाते हैं, ठीक। यहाँ हमने देखा, सबसे पहले देखिए, ये हमने पूरी प्रक्रिया देखी है कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन है, राइबोजियम बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा? वायुमंडल नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देगा। ये तो हो गया क्या? स्थिरीकरण। आगे क्या होगा कि जो ये अमोनिया है, अमोनिया को अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना, ये क्या हो जाएगा? ये हो गया नाइट्रीकरण। और यही से फिर जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट का मिट्टी के नाइट्रेट का गैस बनना, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण तो ये क्या है? ये एक तरह से एक प्रक्रिया चल रही है कि राइबोजियम बैक्टीरिया ने पहले तो नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला, अमोनिया से फिर वो नाइट्रेट में बदले और नाइट्रेट से फिर वो वायुमंडल में गैस बनकर मिल गए, ठीक है, गैस बन गए, ठीक है। तो ये तो था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें देखनी थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब इसके बाद हम चलते हैं ऑक्सीजन गैस पर, ठीक है, ऑक्सीजन का संगठन देखते हैं।
अब देखिए दो गैसें हम और देख लेते हैं, 0 तो हमने पहले नाइट्रोजन गैस देख ली है, अब हम देख लेते हैं ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो हमारे वायुमंडल में है वो कितने प्रतिशत है? 20.95%। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है हमारे वायुमंडल में, ये 120 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है, पृथ्वी सतह से 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाएगी, लेकिन 16 किलोमीटर के बाद आगे बढ़ने पर इसकी मात्रा लगातार कम होनी शुरू हो जाती है, कि 16 किलोमीटर तक मात्रा ऑक्सीजन गैस की लगभग ठीक होती है पृथ्वी सतह से, लेकिन जैसे ही आप 16 किलोमीटर के ऊपर जाना शुरू करोगे तो इसकी मात्रा कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये एक भारी गैस है जो इसीलिए ये पृथ्वी के धरातल के आसपास ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी धरातल पर ज्यादा पाई जाती है, भारी गैस है। प्राणवायु आप सभी को पता है कि श्वसन क्रिया में प्रयोग होती है। इसकी आवश्यकता किस लिए है? कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में भोजन ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु इसकी आवश्यकता होती है, कि भोजन ऑक्सीकरण करके ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, और इस कार्य में ऑक्सीजन की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर इसका प्रयोग तरल ऑक्सीजन के रूप में रॉकेट ईंधन में प्रयोग होता है। ठीक है, रॉकेट का जो ईंधन होता है उसमें तरल ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। फिर समताप मंडल में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं। ठीक है, कि जो हमारी जो ओजोन परत है, ओजोन परत का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? ऑक्सीजन गैस के कारण हो रहा है। ऑक्सीजन गैस के 3 परमाणु मिलकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं, जो कि ओजोन परत क्या काम करती है? हमारी पृथ्वी को यूवी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से या पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन जो है ये जब तरल अवस्था में होती है तो ये चुंबक की ओर आकर्षित होती है। ये ध्यान हमें रखना है कि कौन सी ऐसी गैस है जो गैस तरल अवस्था में चुंबक की तरफ आकर्षित होती है। तो हमारी कौन सी गैस है ऐसी? वो है हमारे पास ऑक्सीजन गैस। ठीक है, फिर ठंडे पानी में ये अधिक घुलनशील है। ठीक, जो ठंडा पानी होगा ठंडे पानी में अधिक घुलनशील होगी, और जो गर्म पानी होगा गर्म पानी में कम घुलनशील होगी। ठीक है, उसके बाद इसका प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है, धातु की कटाई में इसका प्रयोग किया जाता है, और एसिटिलीन गैस के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो वेल्डिंग में और धातु कटाई में इसका प्रयोग किया जाएगा वो कौन सी गैस के साथ प्रयोग किया जाएगा? एसिटिलीन गैस के साथ इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑक्सीजन के बाद देख लेते हैं ऑर्गन। ऑर्गन क्या है? कि हमारे वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उन गैसों में सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन सी है? वो है ऑर्गन। ठीक, ये किसी भी कंडीशन में किसी भी तत्व के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, ये तटस्थ रहती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। पहली अक्रिय गैस हमने देखी थी नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन जब ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने के साथ में नाइट्रोजन क्रिया करना शुरू कर देती है दूसरे तत्वों के साथ में, लेकिन इसमें ये ऐसी अक्रिय गैस है कि इसका आप चाहे कितना भी ताप बढ़ा दीजिए और ऑर्गन का, ये क्या करेगी? ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगी। ठीक है, इसका प्रयोग विद्युत बल्ब में होता है। ऑर्गन गैस का प्रयोग जो होता है वो बिजली के बल्ब में होता है। क्यों होता है? जिससे कि जो उसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट एक होता है, टंगस्टन फिलामेंट का वाष्पीकरण ना हो, इस कारण से ही इसमें क्या होगा? ऑर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। क्यों? जिससे कि गर्म धातु ऑक्सीजन के साथ कोई क्रिया ना कर सके। इसका जो खाद्य संरक्षक के रूप में प्रयोग होता है वो वाइन में होता है। ठीक है, वाइन को ये सिरका बनाने से रोकती है ऑर्गन गैस। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? जो भूपर्पट्टी पे पोटेशियम 40, ठीक है, हमारी जो भूपर्पट्टी है, भूपर्पट्टी पे एक पदार्थ पाया जाता है पोटेशियम 40, उसका जो रेडियोधर्मी क्षय होता है, रेडियोधर्मी क्षय होता है, उसमें हानि होती रहती है, उसके कारण से ही ऑर्गन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिए, 3 गैसें देख लिए। अब हमारे पास लास्ट रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है इनमें। ठीक है, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कवर करते हैं। ठीक, तो देखिए अगली जो हमारी गैस है, अगली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसकी जो हमारा वायुमंडल में है, वायुमंडल में कितनी मात्रा पाई जाती है? 0.036%। ठीक, तो ये कितने नंबर की हो गई? चौथे नंबर की गैस हो गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये कैसी गैस है? रंगहीन है, गंधहीन है, अम्लीय गैस है और भारी गैस है। ठीक है, ना तो इसमें कोई रंग है ना इसमें कोई गंध है, भारी गैस है, पृथ्वी सतह पर ज्यादा रहती है, और ये कैसी है? अम्लीय गैस है। ठीक है, अम्लीय प्रभाव इसमें ज्यादा है। फिर जब ये ठोस रूप में होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ठोस रूप में शुष्क बर्फ
के रूप में जम जाती है, ठीक है, ठोस रूप में, शुष्क बर्फ के रूप में जम जाती है, और ये शीतलक के रूप में इसका उपयोग होता है, ठीक है। जो शीतलक होते हैं, चीजों को ठंडा रखने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, सामान को ठंडा रखने में, ठीक है। फिर ये जो गैस है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जितनी भी गैसें हैं, उन गैसों में सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो है वो कौन सी है? वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक मापन की इकाई है, ठीक है। ये GHG ग्रीन हाउस गैसों का गैसें जो है उसका मापन करता है, और उनका मापन किस आधार पर करता है? CO2 के आधार पर ही, ठीक है। ये जो मापन है ये जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ये किस चीज का मापन करता है कि जो अन्य कोई दूसरी गैस है वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वातावरण से गर्मी कितनी सोखती है, ठीक है, कितनी गर्मी सोख लेती है, ठीक। ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। हमें याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है? मापन की एक इकाई है जो कि CO2 को आधार बनाकर, ठीक है, CO2 के आधार पर यह मापती है कि कोई अन्य जो ग्रीन हाउस गैस है वो वातावरण से गर्मी कितनी सोख लेती है, कितनी गर्मी सोखती है, ठीक है। अब एक हमें याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल, ये 1997 में लाया गया था, और किस लिए लाया गया था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसे कम करने के लिए लाया गया था, ठीक है। फिर कार्बन सिंक क्या है? कार्बन सिंक क्या होगा? कार्बन सिंक ऐसी जगहों का या ऐसे स्थानों को कहते हैं जो कि बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को सोखते हैं, ठीक है। तो कार्बन सिंक में सबसे प्रमुख हमारे पास क्या है? महासागर, ठीक है, कि जो महासागर और वन है वो जो कार्बन सिंक है वो दोनों कार्बन सिंक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो सोखते हैं, ठीक है। फिर इसका प्रयोग किसके रूप में होता है? अग्निशामक के रूप में होता है, आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शीतल पेय में प्रयोग होता है, जो हम कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक में जो वो बुलबुले होते हैं, ठीक है, वो बुलबुले कौन सी गैस होती है? वो बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। फिर किण्वन में इसका प्रयोग होता है। किण्वन में कैसे? कि जो हम ब्रेड खाते हैं, ब्रेड और केक वगैरह जो बनते हैं, ठीक है, इन सब चीजों को फुलाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ब्रेड को, केक को फुलाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कार्बन फुटप्रिंट है कि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सर्जित कार्बन की मात्रा, ठीक है, सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कि किसी व्यक्ति ने या फिर किसी संस्था ने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया है, उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो सौर विकिरण है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनके लिए पारदर्शी होती है, उन्हें धरती पर आने देती है, ठीक है। और लेकिन पार्थिव विकिरण जो है उसके लिए अपारदर्शी होती है। तो कैसे? देखिए, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है, सूर्य से किरणें आ रही है, यहाँ मान लीजिए हमारी CO2 गैस है, तो ये इसको तो अंदर जाने देती है, पृथ्वी पर जाने देती है, सूर्य की रोशनी जो आती है पृथ्वी पर, ठीक है, रोशनी से हम समझ सकते हैं कि ये जो सौर की विकिरण है उसे तो पृथ्वी पर नीचे आने देती है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी ने गर्मी सोख ली, सोखने के बाद पृथ्वी से जो गैस ऊपर जाएगी, तो जो ये गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये उसे वापस नहीं जाने देती है, ठीक है, उसे रोक लेती है, पृथ्वी से जाने वाले विकिरण को अपने पास रोक लेती है और उसे वापस पृथ्वी पर ही भेज देती है, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है? इससे पृथ्वी का जो अनुकूल तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान बनाए रखने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है और पार्थिव विकिरण के लिए ये पृथ्वी से जो जाने वाला विकिरण है उसके लिए अपारदर्शी होती है। और इसी का ही एक परिणाम है कि पृथ्वी के जो अनुकूल तापमान है, अनुकूल तापमान को बनाए रखने में, जो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड औसत है, ये सहायक होती है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जक देश कौन सा है? वो है चीन। देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने पढ़ी है, इसके बारे में हम काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे जो पर्यावरण है, पर्यावरण में भी ये जो गैस है, इस गैस का मतलब महत्व बहुत है।
और यहाँ जो भूगोल है, भूगोल में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा ये चीजें इसलिए बता रही हूँ, थोड़ी थोड़ी ही चीजें बता रही हूँ, बहुत थोड़ी चीजें बता रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू मिल जाए, आप लोगों को ये पता चल जाए कि कौन कौन सी चीजें आगे हम इसमें पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें आगे पढ़नी है। मुझे भी पता है कि यहाँ मैं जो डाटा दे रही हूँ वो बहुत कम डाटा दे रही हूँ और बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को चीजें बता रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी जो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं ये जल्दी जल्दी खत्म हो, ताकि फिर बाद में हम इन्हें वाइडली आगे अच्छे से बेहतर ढंग से पढ़ सके। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल का संगठन भी हो गया। उसके बाद हम आज ही एक और देख लेते हैं, जैवमंडल भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमारे जो पृथ्वी के परिमंडल है वो परिमंडल हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए जो जैवमंडल है, जैवमंडल भी हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ही एक भाग है। ये कहाँ पाया जाता है? स्थल, जल, हवा के बीच का सीमित भाग है। ठीक है, जो हमने 3 परिमंडल पढ़े हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, हवा मंडल, वायुमंडल, इन तीनों के बीच का एक सीमित भाग है ये, जहां पर जीवन उपलब्ध है। ठीक है, जहां पर जीवन पाया जाता है। इसमें छोटे जीव से लेकर बड़े बड़े स्तनधारी जो जीव हैं उनका भी विकास होता है। ठीक है, उनका निवास होता है। इसमें सूक्ष्म जीव से लेकर जो बड़े बड़े स्तनधारी जीव हैं उनका भी निवास होता है। उसके बाद प्राणी जगत जो है उसके 2 भाग किए जाते हैं, एक तो पादप, एक जंतु। ठीक है, जो प्राणी जगत है उसके 2 भाग है, एक तो पादप या पेड़ पौधों से संबंधित है और दूसरा है जंतु, जो कि पशु पक्षियों या मानव आदि से संबंधित है। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो समुद्र तल से 9 किलोमीटर तक ऊपर है, कि ये हमारा समुद्र तल है। समुद्र तल से जो 9 किलोमीटर ऊपर तक इसका विस्तार है और समुद्र तल के नीचे इसका 11 किलोमीटर तक विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ऊपर 9 किलोमीटर तक और नीचे 11 किलोमीटर तक, किसका? जैवमंडल का। ठीक है, उसके बाद इसका वर्गीकरण बायोम में किया जाता है, जिसे स्थलीय बायोम और जलीय बायोम, 2 बायोम कहा जाता है, स्थलीय बायोम और जलीय बायोम। इकोसिस्टम शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग एजी टांसले ने किया था। इकोलॉजी शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैंकल ने किया था। हॉटस्पॉट की जो अवधारणा दी थी वो नॉर्मन मायर्स ने दी थी। ठीक है, ऊर्जा का जो स्रोत है, जो जैवमंडल है, जैवमंडल की जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है। ठीक है, यहाँ की जैवमंडल की जो खाद्य श्रृंखला है वो एक दिशा में होती है, एक दिवसीय होती है। ठीक है, एक दिवसीय कैसे होती है कि जैसे ये सूर्य है, सूर्य से ऊपर खाना किनको मिल रहा है? पेड़ पौधों को मिल रहा है। पेड़ पौधों के बाद फिर छोटे छोटे कीट पतंगों को खाना मिलता है। उसके बाद कीट पतंगों से थोड़े बड़े जैसे चूहे हो गए, ठीक है, इस तरह के जो जीव हैं उन्हें खाना मिलता है। तो ये जो श्रृंखला है ये एक दिवसीय श्रृंखला है, कि जो खाना जा रहा है वो एक ही तरफ से दूसरी तरफ को, ऊपर की तरफ को जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर किसी छोटे कीट ने चूहे को खाया है तो कीट जो है, ऐसा नहीं कि अगर किसी चूहे ने कीट को खाया तो कीट चूहे को खा लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो खाद्य श्रृंखला है जैवमंडल में वो एक दिवसीय होती है, वो एक दिशीय होती है, एक दिशा में होती है। ठीक है, उसके बाद जैव भू रासायनिक चक्र, ये इस कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस चक्र इसमें शामिल है। देखिए जो जैवमंडल है, जैवमंडल सिर्फ इतना सा नहीं है, जैवमंडल में जितने भी ये वर्डिंग हमने यूज की है, ठीक है, पादप और जंतु, उसके बाद बायोम, स्थलीय बायोम, जलीय बायोम, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, हॉटस्पॉट, फिर है जैव भू रासायनिक चक्र, खाद्य श्रृंखला, ये पूरे के पूरे बड़े बड़े एक लेसन है, पूरे और पूरे हमने समझने हैं, देखने हैं। आगे हम पढ़ेंगे जब एनवायरनमेंट की कभी क्लास होगी, या फिर जब जो एनसीईआरटी की क्लास होगी, जब हम ज्योग्राफी की क्लास जब विस्तार से पढ़ेंगे, सारी चीजें विस्तार से देखेंगे, तब हम इसे डिस्कस करेंगे जैवमंडल को, कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या शामिल है। क्योंकि अगर हालिया टाइम के हिसाब से देखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमने जो हमारे मंडल है, पृथ्वी के परिमंडल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब कल से देखेंगे, कल से कौन सा नया लेसन है तो वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।